नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि बम धमाकों से जुड़ी हुई मिल रही है। लखनऊ, अयोध्या, काशी समेत 19 जिलों में बम धमाके की धमकी आ रही है। कचहरी ब्लास्ट करने का धमकी भरा मेल मिला है। इससे पहले शुक्रवार को भी यूपी के 8 जिलों में कचहरी को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी के बाद लखनऊ कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भारी पुलिस बल कचहरी में तलाशी अभियान चला रही है। तो लखनऊ समेत 19 जगहों पर कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बाकायदा एक मेल मिला है जिसमें इन कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल लखनऊ कचहरी की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पुलिस का दस्ता इस वक्त मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम इस वक्त मौजूद है और पूरी तरीके से अभियान जो है सर्चिंग का वो इस वक्त चलाया जा रहा है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रुचि, क्या जानकारी मिल रही है? एक के बाद एक तीसरा दिन है आज जब इस तरीके की धमकियां उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए एक मेल आई थी। ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु से मेल आई है, जिला जज के पास ये मेल आई है। पहले था कि 11:15 बजे बम धमाका होगा, उसके बाद एक दूसरी मेल आई है कि 12:15 बजे बम धमाका होगा। उसका असर ये हुआ है कि जो पुलिस है यहाँ पर, बीडीएस है, ये सब यहाँ पे पहुँच गए हैं कोर्ट में और ये कोर्ट का एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर पुलिस बड़ी तादाद में आपको दिख रही है। पूरा जो कोर्ट परिसर है उसकी तलाशी ली गई है। अभी तक वहाँ कुछ मिला नहीं है। ये पूरा कोर्ट परिसर आप लोग ने खंगाल लिया? हाँ जी, खंगाल लिया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कहीं कोई ऐसी संदिग्ध बात नहीं है। अब जितनी भी एंट्री पॉइंट है सब जगह आप लोग तलाशी हाँ ले ये तो डेली लिया जाता है। अच्छा जी, तो आज जो मेल आई उसमें उसकी वजह से ज़्यादा हो गया होगा। ज़्यादा हाँ उसके से। तो अभी फिलहाल जितनी भी तलाशी इस कोर्ट में हुई है कुछ मिला नहीं है, लेकिन पुलिस हरकत में आ गई है क्योंकि अगर इस तरह की थ्रेट मेल आई है प्राची तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। पुलिस का कहना है कि भले ही ये फर्जी मेल हो लेकिन जांच तो हम करेंगे ही। कोर्ट के बाहर जितनी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं, स्कूटर्स खड़े हैं, उन सब की भी यहाँ जांच हो रही है। और 2007 में इसी तरह यूपी के जो कोर्ट्स थे, बनारस का, वाराणसी का, उस समय अयोध्या, फैजाबाद हुआ करता था, गोरखपुर, लखनऊ, सब जगह बम धमाके हुए थे और वाराणसी में 9 जानें भी गई थी। तो लिहाजा पुलिस कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि शरारती तत्वों ने मेल भेजी है। बिल्कुल ठीक है रुचि, मेल आई है, मेल के बाद ये एक्शन भी जरूरी है। लगातार पुलिस एक्टिव है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर है, सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जैसा अभी आपके जरिए ही हमें पता चला कि कुछ भी बरामद नहीं किया गया है, कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं किया गया है। अब सवाल ये है रुचि, ये शरारत कर कौन रहा है, ये साजिश रच कौन रहा है, ये दहशत फैलाने की या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किसकी? यही पता करने की कोशिश कर रही है पुलिस, क्योंकि ये फ्राइडे को भी इस तरह से मेल आई थी यूपी के अलग अलग शहरों में कोर्ट्स में बम धमाके की। और उसके बाद जो एटीएस है यूपी की, एटीएस को भी लगा दिया गया था इस जांच में। और एटीएस भी ये खोजने में लगी हुई है प्राची कि आखिर अगर ये शरारत है तो ये शरारत कौन कर रहा है और उसके पीछे वजह क्या है। क्या किसी तरह का माहौल ख़राब करने की साजिश है या कोई ग्रुप है जो एक तरह का ट्रायल ले रहा है कि कितनी तैयार है पुलिस, कितना कोर्ट में किस तरह का इंतज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें यूपी एटीएस इसकी जांच में जुटी है। फिलहाल अभी कोई जानकारी पुलिस ने बिल्कुल रुचि, किस मंशा के तहत बार बार ऐसे धमकी भरे मेल किए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस वक्त तलाशे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां ताज होटल में मॉक ड्रिल की जा रही है। 26/11 हमले की तर्ज पर यह मॉक ड्रिल की गई है। AK-47 के साथ आतंकियों को घुसते हुए दिखाया गया, ग्रेनेड अटैक करते हुए भी दिखाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, AK-47 के साथ आतंकियों को घुसते हुए दिखाया गया है, ग्रेनेड अटैक करते हुए भी दिखाया गया है और इसी के जरिए पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को जांच रहा है, अपनी तैयारियों को परख रहा है। 26/11 में जिस तरीके से हमला हुआ था उसकी तर्ज पर ही ये पूरा का पूरा जो मॉक ड्रिल है उसे डिजाइन किया गया है। पुलिस अपनी तैयारियों को जांच परख रही है, बाकायदा डमी आतंकियों को तैयार किया गया है और इनके हाथ में AK-47 दे दी गई है, हैंड ग्रेनेड दे दिए गए हैं और ये होटल में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस रोक रही है। हो गए हैं, सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात है क्योंकि यहाँ एक बड़ी घटना हुई है।
ये देखिए, ये जो आतंकियों की टीम है वो यहाँ पर बम फेंक रही है। यहाँ देखिए बम फेंका गया है और लगातार आतंकी यहाँ घुस रहे हैं। हथियारों के साथ आतंकी घुस गए हैं। गार्ड को इन्होंने निशाना बनाया है कि गार्ड यहाँ गिर गए और फिर लगातार ये बम फेंकते हुए जा रहे हैं। अंदर की तरफ ये घुस गए हैं। ये देखिए, ये सारे आतंकी होटल ताज के अंदर घुस गए हैं और ऐसे में अब यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंचेगी। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल है। ये मॉक ड्रिल है। आतंकी होटल ताज के अंदर घुस रहे हैं और यदि ऐसी घटना होती है तो फिर कैसे निपटना है इन आतंकियों से। ये देखिए कैसे जो गार्ड हैं उनको सरेंडर करने को कहा गया है। जो गार्ड है होटल ताज के, उन्होंने अपना हाथ उठा लिया है और अब आतंकी अंदर की तरफ घुस रहे हैं। दरअसल मॉक ड्रिल के जरिए है कि यदि ऐसी घटना होती है तो फिर आतंकियों से कैसे निपटना है, इसको लेकर जो प्लान किया गया है। अब ये आतंकी जब अंदर घुस गए हैं तो अब ऐसे में एटीएस की टीम यहाँ पर आएगी और वो इन आतंकियों से निपटेगी। तो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस और कार्यकर्ता, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। बीजेपी और शिवसेना कांग्रेस पर छत्रपति शिवाजी के अपमान का आरोप लगा रही है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस विवाद में कूद पड़ी है। उद्धव सेना ने पूरे मामले में कांग्रेस का समर्थन किया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की तुलना किसी से नहीं की गई। बीजेपी के पास कोई काम नहीं, इसलिए वो इसे मुद्दा बना रही है। वहीं मालेगांव की डिप्टी मेयर का कहना है कि रिपेयर के बाद ऑफिसर में फिर टीपू सुल्तान की जो तस्वीर है वो ऑफिस में लगाई जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन क्या देश में और महाराष्ट्र में और कुछ मुद्दा ही नहीं है? किसान आत्महत्या कर रहे, 2000 से ज़्यादा किसानों ने सिर्फ मराठवाड़ा में आत्महत्या की है। हाँ, गरीब मजदूर, बेरोजगार, महिलाएं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कभी औरंगजेब निकालेंगे, कभी अफजल खान निकालेंगे, कभी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। यही काम है और कोई काम धंधा नहीं है, उनके पास यही काम है। टीपू सुल्तान के बारे में बात कहे तो टीपू सुल्तान का गौरव देश के राष्ट्रपति जो आपके थे रामनाथ कोविंद, कर्नाटक में जाकर किया है ना। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका में, अकोले महानगर पालिका में, कॉरपोरेशन में बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने बार बार ये प्रस्ताव लाया है कि टीपू सुल्तान के नाम से बगीचे हो, मैदान हो, रोड हो। तो अब अचानक से आपको टीपू सुल्तान के बारे में ये आक्रोश करने की जरूरत क्या है? डिप्टी मेयर ने उसके चेंबर में जो तस्वीर थी टीपू सुल्तान की वो निकाल दी, तो ये मुद्दा खत्म होना चाहिए था। संजय राउत इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, मुद्दे भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन ये विवाद किसने खड़ा किया और कैसे खड़ा हुआ, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं आपको बताती हूं। मालेगांव की डिप्टी मेयर ने अपने ऑफिस में टीपू सुल्तान की एक तस्वीर लगा दी। ये खबर सामने आई तो शिवसेना ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 24 घंटे के अंदर इस तस्वीर को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। इसके बाद मालेगांव की डिप्टी मेयर ने टीपू सुल्तान की तस्वीर तो हटा ली, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की विवाद में एंट्री हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इसके बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठन गुस्से में आ गए, कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जगह जगह इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये जो मामला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आ गया है। आपको मैं ये बताती हूँ, ये सुनवाती हूँ कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या बयान दिया, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना प्रदर्शन कर रही है। मी शिवाजी महाराजांचा जो पराक्रम आहे तो अद्वितीय आहे हे यापूर्वीच सांगितलेलं आहे आणि या माझ्या प्रश्नाला दाबून कुठेतरी जे वक्तव्य चालवण्यात येत आहे हे भारतीय जनता पक्षाचा हा खोडसाळपणा आहे। देवेंद्र फडणवीस यांची तुलना मी औरंगजेबाशी केली तेव्हा ते म्हणाले मी त्यांना ओळखत नाही, मी त्यांना जल्लाद म्हटले, मी त्यांना क्रूर असल्याच्या अनुषंगाने दरिंदा म्हटले, त्यावेळेसही त्यांनी मला ओळख दाखवली नाही। मात्र काल एकदम त्यांचे फोटो आपल्या घोषणापत्रात होते, आपले बॅनर पोस्टर जे होते भाजपने सरसकट टीपू सुलतानचा फोटो जो आहे हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी वापरला। तुम्हाला प्रचारामध्ये टीपू सुलतानचा फोटो चालतो आणि आता टीपू सुलतान बद्दल आपण जे मत व्यक्त करताय ते तेव्हा कुठे गेला होता, तेव्हा आपली ती भूमिका कुठे गेली होती?
और इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां मुस्लिम मंत्री के मंदिर जाने से बवाल मच गया है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मंदिर को लेकर विवाद छिड़ गया। हिंदू संगठनों ने मंदिर में गौमूत्र का छिड़काव कर मंदिर का शुद्धिकरण किया है। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार के मंदिर में दर्शन करने से हिंदू संगठन भड़क उठे। महाशिवरात्रि के मौके पर कल अब्दुल सत्तार नागेश्वर मंदिर गए थे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किए थे, लेकिन उनकी भक्ति मुसीबत का सबब बन गई। अब्दुल सत्तार शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं। वो फिलहाल फडणवीस सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी। तो मंदिर का शुद्धिकरण तो आपने देख लिया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम है ये भी समझ लीजिए। ये मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का है। नागेश्वर मंदिर में गौमूत्र का छिड़काव किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कल अब्दुल सत्तार मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मुस्लिम मंत्री के मंदिर जाने से हिंदू संगठन भड़क उठे। मंत्री कल शिवरात्रि के मौके पर मंदिर गए थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने गौमूत्र से मंदिर का शुद्धिकरण किया। अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म को स्वीकारा है, और अगर नहीं तो उन्होंने बाहर से दर्शन लेना चाहिए था। हमारे देवी देवताओं के मंदिर यानी कोई स्मारक नहीं है। गर्भगृह के कुछ धार्मिक नियम होते हैं। अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उन नियमों को तोड़ा मत करिए, और यदि आपको बहुत ही इच्छा है तो हिंदू धर्म को स्वीकारिए और फिर खुशहाल हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मुस्लिम मंत्री के मंदिर में पहुंचने पर बवाल हुआ है, लेकिन यूपी में सद्भाव की अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यूपी के 2 शहरों में 2 मुस्लिम महिलाओं ने अपनी मन्नत पूरी होने पर कांवड़ यात्रा उठाई। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। बुलंदशहर की रहने वाली उज़्मा और संभल की तमन्ना की शिव भक्ति से सभी हैरान हैं। तमन्ना मलिक ने शादी पूरी होने वाली मन्नत जो है वो मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने जलाभिषेक किया। तो उज़्मा खान की भी शादी की मन्नत कुछ ही दिनों में पूरी होने वाली है। मन्नत पूरी होने से पहले ही उज़्मा ने कावड़ उठा ली। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर और संभल की 2 बेटियां हैं जिन्होंने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कावड़ यात्रा को संपन्न किया। कावड़ उन्होंने उठाई। दोनों मुस्लिम महिलाओं ने कावड़ क्यों उठाई ये भी आपको बता देती हूं। बुलंदशहर के अनूपशहर की रहने वाली उज़्मा खान पिछले 4 साल से एक हिंदू युवक के साथ रिलेशनशिप में है। मुस्लिम उज़्मा ने हिंदू लड़के लोकेंद्र के साथ शादी होने की मन्नत मांगी थी। धर्म अलग अलग होने की वजह से इस शादी का विरोध भी हो रहा था, लेकिन आखिरकार उज़्मा खान की मन्नत भगवान शिव ने पूरी कर दी। इसके बाद उन्होंने होने वाले पति लोकेंद्र सिंह के साथ अनूपशहर से गंगा जल के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की। हिंदू संगठनों ने उनका जमकर साथ भी दिया है। तो अनूपशहर से गंगा जल भर के इस कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है वो की गई है उज़्मा की तरफ से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय श्री राम। बोल बोले की, बोल बोले की, बोल बोले की। कहाँ की रहने वाली हो आप? रघुपुरा। अच्छा, क्यों, क्या मन में ऐसा आया जो कांवड़ उठाई आपने? मेरी एक मन्नत थी, वो मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत थी? मेरा और मेरा हस्बैंड 4 साल से रिलेशनशिप में थे, वो पूरी हो गई। अच्छा, तो बच्चे भी यहाँ पर? बच्चे भी हैं, 2 लड़की हैं। आपका पति का क्या नाम है? लोकेंद्र सिंह। अच्छा, कब शादी की थी? शादी अब करेंगे, अभी करी नहीं है, इसलिए कावड़ लेकर आई हूँ। ये कौन है आपकी? वाइफ हो जाएंगे, अब कुछ दिन में शादी कर लेंगे, 2-4 दिन में। अच्छा, तो कैसे मन में आई कि कांवड़ बोली? हमारी 4 साल पूरी हो गई। हाँ, इस वजह से कावड़ लेकर आए और कावड़ ला के शादी कर लेंगे। बच्चे भी यहाँ पर? हाँ, 2 लड़की हैं। अच्छा, तो कहाँ से उठाई थी? कहाँ? अनूपशहर से। और कहाँ जाएंगे? भोले भाईपुर चढ़ाएंगे। भोले भाईपुर। बड़ी खबर राजस्थान की भिवाड़ी से, जहां केमिकल पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 7 लोगों की फैक्ट्री में जिंदा जलकर मौत हो गई। अभी 2 मजदूर आग में फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में केमिकल के साथ पटाखे भी बनाए जाते थे। हादसे के समय फैक्ट्री में 25 मजदूर काम कर रहे थे। ये तस्वीर आप देखिए, भयावह तस्वीरें हैं। विकराल रूप आग ने रख लिया है। इस फैक्ट्री में जब आग लगी उस वक्त मजदूर भी काम कर रहे थे। 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 2 मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। मनीष भट्टाचार्य मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनीष, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जो 2 लोग अंदर फंसे हुए थे, क्या वो बाहर निकले?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था वो फिलहाल खत्म हो चुका है। जो अंदर लोग फंसे थे उनको बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन देर रात को ये इस फैक्ट्री में आग लगी और अचानक से और बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया, जिसमें उस समय 25 लोग काम कर रहे थे। इसमें 7 लोगों की जिंदा जल के मौत हो गई है। जिस वक्त अंदर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंची तब मलबे से उस शवों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि गत्ते की फैक्ट्री थी, लेकिन गत्ते की फैक्ट्री के आड़ में ये आतिशबाजी के कुछ केमिकल्स और बारूद जैसी चीज़ें बनाई जा रही थी अंदर, जिसके बाद ही ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतनी तेज़ था कि आसपास के लोगों को सुनाई दिया रात को। और उसके बाद बहुत तेज आग लगी। आग में उस वक्त जो लोग वहां पे अंदर काम कर रहे थे उसमें 7 लोग जिंदा जल गए। उसी वक्त उनकी मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासन मौजूद है। अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उन लोगों को निकाल लिया गया है। फैक्ट्री का जो मालिक है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार है। बताया जा रहा है नोएडा में रहता है वो फैक्ट्री का मालिक, उसको अब गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जो 2 लोग अंदर फंसे हुए थे उनको जरूर बाहर निकाल लिया गया है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की जीत से सीख लेते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला। उन्होंने बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए युवा साथी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 21 से 40 वर्ष के ऐसे बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्होंने 10वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की। योजना की शुरुआत के पहले ही दिन राज्य भर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं विपक्षी बीजेपी ने इसे चुनावी लुभावनी योजना बताते हुए तीखा हमला ममता सरकार पर बोला है। क्या कहना चाहोगे, इतना नया स्कीम है गवर्नमेंट हम लोग के लिए कर रहा है बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। कुछ साथ मिल जाएगा। हम लोग तो स्टूडेंट है, यूपीएससी का पढ़ाई करते हैं, तो कुछ तो हम लोग को सहायता होगा उससे, जिससे दीदी हम लोग और आगे बढ़ने का मौका दे रही है। कुछ तो बैठे बैठे, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जा रहा है, ऐसे ही कहेंगे। तो आप लोग खुश हो इससे? खुश तो है, बस इसके हेल्प से 5 साल जो भी मिल रहा है उससे पहले हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और बेटर होगा। क्या कहना चाहोगे सरकार का ये नया मुहिम? अच्छा है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए निकाला है, बढ़िया। अच्छा, तो क्या लगता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए बंगाल में, या फिर 13,000 रुपये से काम चल जाए? नहीं, और होना चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना कि मतलब एम्प्लॉयमेंट और देना चाहिए, काम वगैरह को और आगे करना चाहिए। यही बहुत अच्छा लग रहा है ये स्कीम दीदी ने जो लॉन्च किया है, ये हम लोग युवा साथी के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छा जो स्टेटमेंट भी दिया है कि अभी 5 साल देंगे 1500 रुपया करके। पहले लक्की भंडार था तो लड़का लोग ये सोचता था कि दीदी सिर्फ लड़की लोग को देख रही है, तो अभी हम लोग बहुत खुश है कि दीदी हम लोग को भी देख रही है। और आने वाला कल अगर दीदी जो 5 साल और रहेगी, ये तो हम लोग का 100% है कि दीदी 5 साल और रहेगी, तो जो हम लोग का जो मतलब अभी जो मिल रहा है वो 5 साल और एक्सटेंड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये स्कीम हम लोग का युवा के लिए। वो 12 पास करके है और वो अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, बेकार है। इसके लिए हम लोग जो है फॉर्म भर के अप्लाई किए हुए हैं। अगर हो जाता है तो बच्चे को कम से कम खुद पे डिपेंड हो जाएगा कि कम से कम गाड़ी पे आने जाने का भाड़ा मेंटेन करने का खुद खर्चा निकाल जाएगा ममता दीदी के हेल्प से। आपका बेटा क्या करता है, कॉलेज में पढ़ता है? पढ़ता है, फर्स्ट ईयर है उसका। अच्छा, तो आप तो एक गार्डियन होने के नाते आप क्या कहना चाहोगे, क्या बंगाल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? जनरेट हो रहा है, 100% हो रहा है और इम्प्रूव करेगा। 5 साल और दीदी अगर आ गई अब तो और इम्प्रूव करेगा। इस बीच खबर उत्तर प्रदेश से, जहां चंदौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कोडीन कफ सिरप तस्कर की 3.5 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया। पुलिस ने कोडीन कफ सिरप मामले में रविवार को एक बड़ी कार्रवाई की। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने मुगलसराय थाने में कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त के कुल 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसपी आदित्य लांगेह के निर्देश पर जिले में नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम पर अपराधियों और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कोडीन कफ सिरप के मामले में अभियुक्त स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी के नाम से है, जिसके विरुद्ध मुगलसराय थाने में मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी जमीन को धारा 68F1 NDPS एक्ट के तहत फ्रीज की जाती है। स्थित आराजी संख्या 914, 915 जो कोडीन कफ सिरप के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी निवासी कृष्णा नगर थाना मुगलसराय, जिसके द्वारा मादक द्रव्य कारोबार से अर्जित अवैध अचल संपत्ति जिसकी कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए को
अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच हैरान करने वाली खबर यूपी के सीतापुर से भी है, जहां बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी पुलिस से इतने खफा हो गए कि थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल विधायक जी अपने इलाके में डांस का कार्यक्रम जबरन बंद कराए जाने की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी एसएचओ संजय पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायक ने एसओ संजय पांडे को हटाने की धमकी दी। एसओ संजय पांडे ने कहा कि मैं थाना छोड़ दूंगा, यहाँ से चल जाऊंगा। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि तुम थाना नहीं छोड़ोगे, तुम्हें तो भगाया जाए। अरे तुम क्या छोड़ दोगे? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? तुम क्या थाना छोड़ दोगे? ऐसा करोगे? अगर तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है, तुम हम तो अरे इनका बेचारे गरीब लोगों का इसलिए बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। धरने पर बैठे विधायक ज्ञान तिवारी सेउता से बीजेपी के एमएलए हैं। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने उनसे लंबी बात की। 24 घंटे में इस मामले में एक्शन का भरोसा दिया, तब जाकर विधायक जी का गुस्सा खत्म हुआ और उन्होंने अपना धरना खत्म किया।